ব্রিটিশ কাল থেকে চলে আসা ভারতীয় আইনে বদল এনেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। 1860 সালে তৈরি ইন্ডিয়ান পেনাল কোড অর্থাৎ ভারতীয় দণ্ডবিধির পরিবর্তে হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা। 1898 সালে ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অ্যাক্ট অর্থাৎ ফৌজদারি দণ্ডবিধির নতুন রূপ ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং 1872 সালের ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট অর্থাৎ ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের বদলে কার্যকর হচ্ছে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম। সোমবার আইন কার্যকর হওয়ার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক অমিত শাহ বলেন, স্বাধীনতার 77 বছর পর নতুন ক্রিমিনাল ল কার্যকর হলো। বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে স্বদেশী হলো বলে উল্লেখ করেন তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায় এই আইন শাস্তির বদলে ন্যায় বিচার দেবে মানুষকে। आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा। নতুন আইনে কি কি সুবিধা আছে তা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান, মহিলারা হেনস্থার ঘটনায় তাদের বাড়ি গিয়ে তাদের বয়ান রেকর্ড করা হবে। এছাড়া সমাজের ভয়ে যদি কেউ থানায় যেতে ভয় পান তাহলে তারা বাড়ি থেকেই অনলাইনে এফআইআর করতে পারবেন। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी। আইনে প্রযুক্তির ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, যে কোনো তল্লাশি বা বাজেয়াপ্ত করার ঘটনায় ভিডিওগ্রাফি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া ধর্ষণ বা যৌন হেনস্থার মামলায় নির্যাতিতার স্টেটমেন্ট এবার থেকে আইনত গ্রাহ্য হবে। सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। टेक्नोलॉजी को हमने न केवल अपनाया है, आने वाले 50 सालों तक टेक्नोलॉजी में जो भी अनुसंधान होने की संभावनाएं हैं, इस सबको कानून के अंदर हमने व्याख्या के तौर पर समाहित किया है, जैसे आने वाले समय में भी जो अनुसंधान होंगे वो व्याख्यायित किए गए। कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी पूरी हो गई है। 99.9% थाने कंप्यूटराइज हो चुके हैं। ई रिकॉर्ड जनरेट करने की प्रक्रिया भी हमने 2019 से ही चालू कर दी थी। जीरो एफआईआर, ई एफआईआर, चार्जशीट और जवाब ये सभी डिजिटल होगा। किसी को बड़े बड़े जेरोक्स निकालकर करने की जरूरत नहीं है। 90 दिन के अंदर इस कानून में पीड़ित को, जिन्होंने न्याय की गुहार की है, उनको अपने केस का प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली ऑनलाइन भेजा जाएगा। हमने इसके अंदर 7 साल और उससे ज्यादा सजा वाले सभी गुना में फॉरेंसिक की टीम की विजिट को कंपलसरी कर फॉरेंसिक एविडेंस को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। रिकॉर्डिंग की अनुमति दी है। वीडियोग्राफी को सर्च और सीजर के वक्त पर अनिवार्य किया है। बलात्कार की पीड़िता का या छेड़खानी की पीड़िता का ई बयान को भी कानूनी माना गया है और कोर्ट में ऑडियो वीडियो के माध्यम से पेशी करने का भी प्रावधान हमने किया है। भारतीय कानूनों में हम करने जा रहे हैं। जीरो एफआईआर, विक्टिम की एफआईआर की प्रति की निःशुल्क प्राप्ति और 90 दिन में जांच का रिपोर्ट देने से इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। कई जगह पे हमने समय को कम कर बाध्य कर हमने जल्दी से न्याय मिल पाए इस दिशा में काम किया है।
जिसमें पुलिस की जवाबदेही हमने सुनिश्चित करी है। দেশে প্রায় গণপ্রহারের মতো ঘটনা ঘটে, কখনো অপরাধীরা শাস্তি পান, আবার কখনো ছাড়া পেয়ে যান, যা নিয়ে ভুক্তভোগী পরিবারদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক গণপ্রহারের ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে। এতদিন গণপ্রহারের জেরে মৃত্যু হলে পুলিশ খুন বা খুনের চেষ্টার ধারার মামলা রুজু করে তদন্ত করত। তবে নতুন আইনে গণপ্রহারকে আলাদা ধারায় চিহ্নিত করা হবে। ভারতীয় দণ্ডবিধিতে গণপ্রহার নিয়ে এতদিন আলাদা কোনো বিধান ছিল না। তবে সোমবার থেকে দেশ জুড়ে চালু হওয়া নয়া ভারতীয় ন্যায় সংহতিতে এই গণপ্রহারের ধারা যুক্ত করা হয়েছে। গণপ্রহারের জেরে মৃত্যু হলে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত সাজা হতে পারে। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে গণপ্রহারের বিষয়টিতে জোর দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रही है। শুধু তাই নয়, বিরোধীদের উদ্দেশ্যে শাহের বার্তা, নতুন আইন নিয়ে রাজনীতি না করে দেশের মানুষের স্বার্থে সমর্থন করুন। कि लोकसभा में कुल मिलाकर 9 घंटा और 29 मिनट चर्चा हुई है। 34 सदस्यों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। राज्यसभा में 6 घंटा और 70 मिनट चर्चा हुई। 40 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है। एक ये भी झूठ चलाया जा रहा है कि सबको बाल निकालने के बाद ये बिल लाया गया। बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले से निश्चित था। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि 14 तारीख से ही विपक्ष ने सदन का बहिष्कार करने जैसी हरकतें करी थी और शायद वो हिस्सा लेना नहीं चाहते थे। इतने बड़े सदियों के बाद हो रहे सुधार को पॉलिटिकल कलर देना मैं मानता हूं ठीक नहीं है। मेरे तो सभी विपक्ष के साथियों से विनती है, पॉलिटिक्स करने के ढेर सारे मुद्दे हैं, आराम से करिए पॉलिटिक्स, कोई चिंता नहीं, हम भी जवाब देंगे। मगर ये कानून देश के 140 करोड़ नागरिकों को संविधान का जो स्पिरिट है, न्याय और आत्मसम्मान, वो समय पर दिलाने की एक एक्सरसाइज है। तो आप सभी लोग इसमें कोऑपरेट करिए। শাহ জোর দেন দণ্ড এবং ন্যায়ের ওপর। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, নতুন আইনে সাজার থেকে সাধারণ মানুষ যাতে ন্যায় পান সেটাই দেখা হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।